very good morning to all of you. A very good morning, a very warm welcome to all of you on this very YouTube channel of Race IS. This is Shipra and we are back again. एक और केस एनालिसिस में वापस आ गए हैं और आज जो केस देखने वाले हैं, कल थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी मेरे से लेक्चर नंबर काउंट करने में. आई कैन सी दिस इज लेक्चर 8. एक्चुअली कल वाली जो थी वो लेक्चर 7 थी. नेवर माइंड, इट्स नॉट अबाउट द काउंटिंग. हम देखेंगे कि किस तरीके से बेहतर तरीके से वी आर कंप्लीटिंग व्हाट वी आर कंप्लीटिंग ओवर हियर. आज एक और केस एनालिसिस के साथ आगे बढ़ रहे हैं. केस एनालिसिस है मिसेस मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. आप देख रहे हैं कि केंद्रीय सरकार के साथ में एक बहुत ही बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है और मेनका गांधी केस सामने आया. आपको मैं बता दूं, दिस केस हैज बीन वेरी वाइडली टॉक्ड अबाउट, हैज बीन वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन जुडिशरी, क्योंकि ये आज के डेट में हर एक दो केस आप देखेंगे, हर दूसरा केस रिलेटेड होता है आर्टिकल 21 से, राइट. हर दूसरा केस आज के डेट में आप देखेंगे कहीं ना कहीं रिलेटेड होता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से. तो आप देख रहे हैं वट एवर इज द केस. अच्छा, थोड़ा सा पेन का कलर थोड़ा कंट्रास्ट हो रहा है. ऑल राइट. तो या तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की जो हम बात कर रहे हैं, आज इस राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को बहुत बेहतरीन, बहुत ही ज्यादा डीप तरीके से समझने की कोशिश करेंगे. विल ट्राई टू अंडरस्टैंड that how article 21 affects, और आर्टिकल 21 में ये जो लिखा हुआ है पर्सनल लिबर्टी, इसका डीप मीनिंग मतलब आज के टाइम पे भारत के न्यायपालिका के इतिहास में, इट इज द इन द वेरी हिस्ट्री ऑफ इंडियन जुडिशरी की सबसे पहली बार इस पर्सनल लिबर्टी को सबसे वाइडेस्ट एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने की है. जिस महिला को आप यहाँ पे देख रहे हैं, इनका नाम है मेनका गांधी और इन्होंने ही बेसिकली ये पेटिशनर हैं इस पूरे के पूरे केस में, याचिका करता है. इन्होंने एक केस फाइल किया, रिट पिटिशन फाइल किया. किसके अगेंस्ट? आपके भारत के केंद्र सरकार के अगेंस्ट में रिट पिटिशन इन्होंने फाइल किया. क्या बैकग्राउंड है, क्या इनको प्रॉब्लम आन पड़ी अचानक से, और इस वेरी केस को, जैसे आपने एडीएम जबलपुर वाले केस को जब मैंने आपको कराया है तो आपने उसको क्या देखा, उसको कहते हैं हेबियस कॉर्पस केस. इस पूरे के पूरे केस को वाइडली पासपोर्ट केस के नाम से भी जाना जाता है. whenever somebody is saying passport case, आप समझ जाइए कि यहाँ पे मेनका गांधी केस के बारे में बात हो रही है. this very lecture we are trying to complete, we are trying to get a complete analysis, case analysis of मेनका गांधी versus Union of India in 1978. ठीक है, इनको क्या प्रॉब्लम हो गई है अचानक से, कैसा मतलब क्या रूप ले रहा है पूरा का पूरा केस, इसको हम डिस्कस करेंगे. बिफोर दैट ये जो बैकग्राउंड, ये जो फैक्ट्स हैं, ये सब आप देख रहे हैं. यहाँ पे लिखा हुआ है पासपोर्ट एक्ट 1967 के तहत कुछ हुआ, इनका पासपोर्ट इम्पाउंड हो गया. इम्पाउंड का मतलब क्या होता है? सेक्शन 10(3)(c ऑफ द पासपोर्ट एक्ट, आर्टिकल 32 का यूज करके इन्होंने पेटिशन फाइल किया. आर्टिकल 40, मतलब बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं. इसीलिए मैं डायरेक्ट टेक्स्ट पे नहीं आती हूँ, ताकि आपको ये सारी चीजें एकदम दिमाग में आपके घुसेंगी नहीं, ऊपर ऊपर से निकल जाएंगी, उसका कोई भी मतलब बेसिकली होगा नहीं. तो व्हाट वी विल डू इज कि बेसिक्स जो है ना, जैसे हम हमेशा बेसिक्स कंप्लीट करते हैं, वैसे जरा बेसिक्स कंप्लीट करेंगे एंड देन विल ट्राई टू कम ओवर द टेक्स्ट. आप जानते हैं कि यहाँ पे जो भी केस एनालिसिस हम करते हैं, यूपीएससी टारगेट लेकर के चल रहे हैं 2026, एंड इन दैट लॉन्ग रन हम यहाँ पे प्रीलिम्स भी और मेंस भी दोनों के पर्सपेक्टिव से इन दोनों केस, इस जो केस हम लोग देख रहे हैं उन केस को हम लोग रेडी करते हैं. टोटल वी विल बी स्टडिंग अबाउट 30 केसेस इन दिस सीरीज. 30 केस के बारे में पढ़ेंगे इस पूरे की पूरी सीरीज में. 30 केस, 30 लैंडमार्क जजमेंट्स जिन्होंने इंडिया के जुडिशरी को फ्रेम किया है. आज के डेट में जो आपकी इंडिपेंडेंट एंड एफिशिएंट जुडिशरी है, उसके कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स इन 30 केसेस से निकल करके सामने आते हैं. ऑलरेडी आपने देखा है बहुत बड़े बड़े केसेस हमने ऑलरेडी कर लिए हैं. टुडे वी आर ऑन टू अनदर केस जिसका नाम है मेनका गांधी. ठीक है, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. ठीक है, ये केस आपका हो रहा है 1978 में. क्या है इस केस के वेयर अबाउट, ये सब कुछ जानेंगे. इससे पहले, जानने से पहले इसका थोड़ा बैक स्टोरी जानते हैं, इसका बैकग्राउंड जानने की कोशिश करते हैं, दैट व्हाट एक्चुअली इज द बैकग्राउंड ऑफ दिस केस. ओके, तो आप जैसा कि जानते हैं, आप में से बहुत सारे लोगों ने इनका नाम जरूर सुना होगा. शी वॉज अ वेरी फेमस पर्सनैलिटी, मेनका गांधी. आप इंदिरा गांधी को जानते हैं. इंदिरा गांधी, अच्छा मैं इंदिरा भी लिख रही हूँ यहाँ पे, सॉरी गाइस.
ठीक है। आप इंदिरा गांधी को जानते हैं, इंदिरा गांधी की डॉटर इन लॉ रही ये, जिनकी हम बात यहाँ पे कर रहे हैं, मेनका गांधी। ठीक है, चलो चलो, इरेजर प्लीज, पेन ले लेते हैं एंड ग्रीन कलर, राइट। तो मेनका गांधी आप जानते हैं, मेनका गांधी कौन थी भाई? तो आप जानते हैं इंदिरा गांधी की डॉटर इन लॉ रही, एक बहुत ही फेमस पब्लिक फिगर, पब्लिक एक पर्सनालिटी रही। ठीक है, और मेनका गांधी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये पूरा का पूरा ये पूरा का पूरा जो केस है, ये पूरा मामला, इसकी शुरुआत हो रही है आपकी एक मैगजीन से। शी वॉज द डॉटर इन लॉ ऑफ द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, और इन्होंने एक मैगजीन स्टार्ट की थी। शी स्टार्टेड अ मैगजीन, ठीक है। और इस मैगजीन का नाम बेसिकली था सूर्या। इस बात को मेरे बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। सूर्या नाम की मैगजीन को इन्होंने एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म की तरह इस्तेमाल किया। क्यों भाई? क्योंकि आप जानते हैं 1978 की बात हो रही है। ये वो वक्त है जब इमरजेंसी आपकी जो है हट चुकी थी। आफ्टर 1975 जो कांग्रेस की आलोचना हो रही थी, जो कांग्रेस का क्रिटिसाइज हो रहा था, कांग्रेस जो क्रिटिसाइज हो रही थी, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ऐसे क्रिटिसिज्म में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि कांग्रेस की जो पॉलिटिकल इमेज है उसको रिवाइव किया जाए। पॉलिटिकल इमेज ऑफ कांग्रेस मस्ट बी रिवाइव्ड, मस्ट बी रिश्योर्ड एंड मस्ट बी रिस्टोर्ड। इसी रिस्टोरेशन के ऊपर काम करी थी मेनका गांधी, जिसमें इन्होंने अपने इस मैगजीन जो कि सूर्या है, इसमें बहुत सारी चीजें इन्होंने लिखने की कोशिश की। यहाँ तक कि मैं आपको ये भी बता दूं कि इस सूर्या नाम की मैगजीन में एक बार की बात है, जो उस समय द देन डिफेंस मिनिस्टर, द देन डिफेंस मिनिस्टर की मैं बात कर रही हूँ, जगजीवन राम, जगजीवन राम जी उस समय आपके रक्षा मंत्रालय में रक्षा मंत्री थे। और इस मैगजीन सूर्या में मैं आपको बताऊं, एक फोटो पब्लिश कर दी थी इन्होंने। किसने? मेनका गांधी ने। किसके? बेटे की फोटो पब्लिश कर दी थी, जगजीवन राम जी के बेटे की फोटो पब्लिश कर दी थी। काफी कंट्रोवर्शियल फोटो रही थी, वो पब्लिश कर दी थी। तो आप इस वारदात से समझ सकते हैं कि ये जो मैगजीन सूर्या चल रही थी, ये किस फ्रंट पे चल रही थी और कितना ज्यादा मतलब पॉपुलरली लोग इसको पढ़ रहे थे, लोग इसको देख रहे थे। समझ में आ रहा है? अब बात आ जाती है, समय आ जाता है 1 जून का। इट वॉज 1 जून 1976, ठीक है। 1 जून 1976 को मेनका गांधी, बेसिकली मेनका गांधी को एक शी वॉज इशूड अ पासपोर्ट, एक पासपोर्ट इशू किया जाता है। शी वॉज इशूड अ पासपोर्ट। मैं थोड़ा सा कीवर्ड्स लिखती हूँ, लेकिन बातें मैं पूरी बताती हूँ, तो आप पूरी बातें लिखेंगे, ठीक है। तो आप देखिए, 1 जून 1976 को इनका पासपोर्ट बन गया है, और समवेयर अराउंड इन जुलाई 1977 ये बाहर ट्रेवल करना चाहती हैं, एक काफी इंपॉर्टेंट स्पीच देने के लिए, एक स्पीच देने के लिए इंडिया से बाहर ट्रेवल करना चाहती, ठीक है। जैसे ही जुलाई का टाइम आता है 1977 में, इनके पास एक लेटर आता है, ठीक है। लेटर किसके द्वारा आता है? लेटर बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा आता है। इस लेटर ने क्या बोला? इस लेटर ने कहा, दिस वाज द लेटर फ्रॉम रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर, रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर न्यू दिल्ली, ठीक है। और ये जो रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर है न्यू दिल्ली के, इन्होंने ये जो लेटर लिखा, इस लेटर में कुछ रेस्ट्रिक्शंस लिखे हुए थे। यानी कि इन्होंने इस लेटर में बताया था, सबसे पहली चीज, कि आपकी सेक्शन 10 जो है, सेक्शन 10 क्लॉज 3 ऑफ द पासपोर्ट एक्ट 1967, एक पासपोर्ट एक्ट आपके पास ऑलरेडी बनाया रखा हुआ है। पासपोर्ट एक्ट 1967 के सेक्शन 10(3) के अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि हम किसका, या मेनका गांधी का जो पासपोर्ट है उसको इम्पाउंड करेंगे। टू इम्पाउंड हर पासपोर्ट, हम इम्पाउंड करेंगे, यानी कि हम उसको जब्त करेंगे। और क्यों जब्त करेंगे, इसके पीछे बस इतना सा एक 3 शब्दों का ये रीजन लिखा था, इन पब्लिक इंटरेस्ट। इसके अलावा कुछ नहीं। आपने क्या किया है, आप क्या करने वाली हैं, आपने कोई क्राइम किया है क्या, किस किस सेक्शन, किस कानून के तहत हम ऐसा कर रहे हैं, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। बस इतना लिखा हुआ है दैट सेक्शन 10 क्लॉज 3 ऑफ पासपोर्ट एक्ट 1967 हैज बीन यूज्ड एंड वी, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वी आर इम्पाउंडिंग योर पासपोर्ट। किसका पासपोर्ट? मेनका गांधी का पासपोर्ट इम्पाउंड कर रहे हैं, जब्त कर रहे हैं, ठीक है। जब्त करने की कोशिश कर रहे हैं, जब्त कर रहे हैं इन पब्लिक इंटरेस्ट। और इनको कहा जाता है कि विद इन 7 डेज, 7 दिनों के अंदर अंदर आपको क्या करना है,
आपको अपना पासपोर्ट सरेंडर करना है। फाइन। तो अब यहाँ पे क्या हुआ ना, यहाँ पे मेनका गांधी जी बीइंग अ वेरी विजिलेंट सिटीजन, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ बेसिकली एक और सेक्शन आपका जो दिया गया है पासपोर्ट एक्ट 1967 में ही, आपका सेक्शन 10 क्लॉज 5, जिसमें कि बोला जाता है रीजंस डाले गए हैं। ठीक है, क्या क्या रीजंस हो सकते हैं आपका पासपोर्ट इम्पाउंड होने के। तो पासपोर्ट इम्पाउंड होने के रीजंस का डिमांड कर दिया कि भैया मुझे एक स्टेटमेंट की कॉपी भेजी जाए जिसमें कि पूरे रीजंस लिस्टेड हो क्यों मेरा पासपोर्ट इम्पाउंड किया जा रहा है। तो देन एमईए यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स उस समय जो है उसने बोला कि भैया कोई हम आपको बेसिकली कोई रीजन नहीं दे सकते हैं, बस इतना समझिए, इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, इन द जनरल पब्लिक इंटरेस्ट आपका जो है पासपोर्ट जब्त किया जा रहा है। यानी कि ये थोड़ा सा शंका के बेसिस पे कि आप जाएंगी, आप स्पीच देंगी, और ऑलरेडी देखिए ये वो टाइम है, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए कि ये वो टाइम है जब शाह कमेटी बैठी हुई है। और शाह कमेटी क्या थी, ये वो कमेटी थी जब आपका इमरजेंसी खत्म हुआ, तो इमरजेंसी के दौरान जितनी भी उदंडता की है आपकी कांग्रेस ने, जितने भी मतलब मिस एक्सरसाइज ऑफ पावर, मिस यूज ऑफ पावर किया है, उसको उसकी समीक्षा कर रहे थे ये लोग। ठीक है, तो शाह कमेटी बनी हुई थी इस समय। और आप देखिए शाह कमेटी के आफ्टर इमरजेंसी वाले एनालिसिस के अकॉर्डिंग भी, यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग भी मेनका गांधी को कहीं ना कहीं ये नहीं जाने देना चाहते थे बाहर। इनको थोड़ा सा डर था कि जाएंगी तो फिर से कुछ पॉलिटिकल भाषण देंगी, कुछ ना कुछ ऐसा करेंगी, तो देन जनता गवर्नमेंट वाज इन पावर और वहां पे उनको प्रॉब्लम हो जाती। असल रीजन बेसिकली ये था ना। यहाँ पे भी मेनका गांधी रुकती नहीं है। मेनका गांधी ने बोला कि भैया अगर आप मुझे लिस्ट ऑफ रीजंस नहीं दे रहे हैं तो कोई बात नहीं। what she did, she filed a writ petition। और रिट पिटिशन इन्होंने कहाँ पे फाइल किया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। क्यों फाइल किया जाता है रिट पिटिशन, आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये लिख रही हूँ, SCI फॉर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि रिट पिटिशन क्यों फाइल किया जाता है, क्यों फाइल किया जाता है, आप ये मुझे कमेंट में लिख करके बताएंगे। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में रिट पिटिशन किस आर्टिकल का इस्तेमाल करके हम लोग फाइल करते हैं, तो ये है आर्टिकल 32। यानी आपको राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है। आप अपने किसी भी मौलिक अधिकार का हनन हुआ हो तो उसको रिस्टोर और इनफोर्स करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। इन्होंने रिट पिटिशन फाइल की, और फाइल करने के साथ साथ क्या चैलेंज किया, शी चैलेंज्ड द एक्शन, प्लीज बहुत ध्यान से सुनेंगे, शी चैलेंज्ड द एक्शन ऑफ गवर्नमेंट, जो उस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उनके जो एक्शंस थे, उनके जो कारनामे थे, उनको चैलेंज किया कि भैया इन्होंने मेरा पासपोर्ट इम्पाउंड यानी कि जब्त किया हुआ है और मुझे रीजंस नहीं दे रहे हैं। ये यहाँ पे तीन बड़े बड़े लीगल इश्यूज क्रिएट करता हुआ नजर आया। तीन सबसे बड़े बड़े सवाल इसने जो है इस पूरे के पूरे रिट पिटिशन ने खड़े कर दिए। यानी सुप्रीम कोर्ट के सामने अब पहला सबसे बड़ा सवाल था, आप ये जरा देखेंगे यहाँ पे जो तीन सवाल, ये मैं लिखती हूँ यहाँ पे, ठीक है, 3 लीगल इश्यूज। ठीक है, 3 लीगल इश्यूज, यहाँ पे जो तीन सबसे बड़े बड़े सवाल खड़े होते हैं आपके जुडिशरी के सामने, वो तीन सवाल ये थे, आप देखेंगे कि सबसे पहला कि आपका आर्टिकल 23 जो पर्सनल लिबर्टी कह रहा है ना, जो पर्सनल लिबर्टी के बारे में बात करता है, ठीक है, तो क्या इस पर्सनल लिबर्टी में राइट टू गो अब्रॉड भी शामिल है, यानी कि विदेश जाने का अधिकार भी इस पर्सनल लिबर्टी में शामिल है क्या, पॉइंट नंबर 1। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, ये जो लीगल इशू जितने भी सामने आए उसमें पॉइंट नंबर 2 ये था कि आपका जो आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, अभी क्या है ये सारे आर्टिकल, ये आर्टिकल 21 है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, क्या इस पे किसी भी तरीके का भौगोलिक सीमा है क्या, कोई जोग्राफिकल लिमिटेशन इस पे लगाई जा सकती है क्या आपकी इस आजादी के अधिकार पे, आपके आर्टिकल 19(1)(a) पे। और तीसरा जो लीगल इशू इन्वॉल्व हुआ बच्चों, कि आपका जो पासपोर्ट एक्ट 1967 और इसके सेक्शन 10 का जो इस्तेमाल कर रही थी गवर्नमेंट, यहाँ पे इस क्या ये सेक्शन 10 क्लॉज 3 सब क्लॉज सी वायलेट करता है आपके फंडामेंटल राइट्स को, वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14 यानी राइट टू इक्वालिटी,
आर्टिकल 19 यानी कि आपका फ्रीडम, और आर्टिकल 21 यानी राइट टू लाइफ एंड। आप देख रहे हैं ये तीन सबसे बड़े लीगल इश्यूज जो हैं आपके अराइज हो जाते हैं, और इन्हीं लीगल इश्यूज के अराइज होने के बाद शुरुआत होती है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट केस ऑफ द इंडियन जुडिशरी, आपका मेनका गांधी केस। उससे पहले इस केस पे हम आए उससे पहले जरा मैं ये तीनों जो आर्टिकल्स हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन के, ये इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स हैं, इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहले आ जाइए आर्टिकल 14। अगर आपने पढ़ा है बहुत अच्छी बात है, अगर आपने नहीं पढ़ा है ये आपका आज वन एंड ऑल, आपका वंस इन फॉर एवर आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं, समानता का अधिकार आपको प्रदान करता है। यानी कि आप देखिए, मैं ये लिख तो दे रही हूँ, ये आपका कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन कुछ-कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, जिसको आपको अगर नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं। ये कहता है कि सब लोग कानून के सामने बराबर है, यानी किसी के साथ भी कोई भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव नहीं हो सकता। ये जो भेदभाव है आपका, बी इट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ठीक है, आपके धर्म के आधार पे, आपके कास्ट के आधार पे, आपके जेंडर के आधार पे, आपके जो है रेस के आधार पे, कलर के आधार पे, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे, कोई भी किसी भी तरीके का भेदभाव आपसे कौन नहीं करेगा? सरकार नहीं करेगी, स्टेट नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक और बात बोली है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इसमें अलाउड है, यानी कि बेसिकली आप इस आर्टिकल रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, इसको यहाँ पे लिख लीजिए, आर्टिकल 14 यानी कि सब लोग कानून के समक्ष इक्वल हैं, लेकिन भैया आप किसी क्रिमिनल को आपने पकड़ लिया और वो आर्टिकल 14 की डिमांड करने लगा, तो उसको तो आर्टिकल 14 नहीं देंगे ना। इसीलिए यहाँ पे कहा जाता है कि रीजनल रिस्ट्रिक्शंस जो हैं आपके वो अलाउड है, लेकिन आर्बिट्रेरीनेस यानी कि तानाशाही अलाउड नहीं। समझ में आ रहा है ना? उसके बाद दूसरा आर्टिकल जो आपका आज क्वेश्चन में है, आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1, सॉरी, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, ठीक है। ये कहता है, इट टॉक्स अबाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्या है, ये आप जरा ध्यान से देखेंगे। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में आपको बताया जाता है कि हर सिटीजन को अपनी बात, पहली बात तो बोलने, ठीक है, बोलने, सबसे पहली चीज बोलने, दूसरी चीज लिखने, ठीक है, बोलने, लिखने और एक्सप्रेस यानी कि व्यक्त करने का अधिकार है। समझ में आ रहा है ना? इसी में आपका प्रेस फ्रीडम यानी कि आपकी मीडिया की स्वतंत्रता भी इसमें ही इन्वॉल्व है। रोमेश थापर के केस में आपने यही देखा था, प्रेस फ्रीडम। लेकिन इसमें जो आपका 19 क्लॉज 2 है ना, वो अगेन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी रखता है कि आपने कभी भी पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ कुछ एक्सप्रेस किया, जिस ऐसे कुछ एक्सप्रेस किया जिससे पब्लिक ऑर्डर खराब हो, पब्लिक डिसेंसी खराब हो, ठीक है। आप आज के डेट में जानते हैं इंस्टाग्राम पे सबसे बड़ा मतलब चर्चित एक विवाद चल रहा है कि इंस्टाग्राम को जो है बेसिकली एक्सपोजिंग बहुत ज्यादा बनाया जा रहा है, इसमें एक्सपोजर बहुत है, बच्चे जो हैं अर्ली स्टेज पे बहुत सारी चीजों से एक्सपोज हो जा रहे हैं यहाँ पे। तो बहुत बड़ा केस है कि भाई पब्लिक डिसेंसी आपकी इफेक्ट हो रही है, कई सारे लोगों के पोस्ट ब्लॉक कर दिए जाते हैं, आपको पता ही है, ठीक है। उसके बाद है आपका आर्टिकल 21। फाइन, आर्टिकल 21 आपको कहता है राइट टू लाइफ यानी जीवन जीने का अधिकार एंड पर्सनल लिबर्टी। तो ये जो पर्सनल लिबर्टी है ना, लंबे समय से ये ऐसी खाली छूटी हुई थी, यहाँ पर्सनल लिबर्टी को एक बहुत बड़ा डेफिनेशन दिया जाएगा मेनका गांधी के केस में, यानी किसी को भी लाइफ या पर्सनल लिबर्टी से बिना प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ के डिप्राइव नहीं किया जाए। मतलब होता क्या है कि मान लीजिए मैंने एक एक्ट बना दिया, इस एक्ट ने कहा कि यदि आप फलाने 2 काम कर देंगे तो आपको जेल जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय अ लॉ, बाय एन एक्ट है। अब आपने इस एक्ट के अनुसार काम किया तब तो ठीक है, आपका पर्सनल लिबर्टी प्रोटेक्ट। लेकिन अगर आपने ये 2 काम जो नहीं करने थे ये कर दिया, तो प्रोसीजर विच इज एस्टैब्लिश्ड बाय दिस एक्ट ये कहता है कि भैया आपका पर्सनल लिबर्टी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको कंसीडर नहीं किया जाएगा, आपको जेल जाना ही जाना पड़ेगा।
कोर्ट ने इंटरप्रेट करके इसमें बहुत सारे राइट्स ऐड किए हैं। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में आप जानते हैं आपकी राइट टू प्राइवेसी भी ऐड की गई, आपकी राइट टू डिग्निटी भी ऐड की गई। ये एक यूपीएससी का सवाल था आपका 2023 में। 2023 में आपसे पूछा गया था कि आर्टिकल 20 ये जो राइट टू प्राइवेसी है आर्टिकल 21 में है कि 19 में है कि 20 में है, ऐसा करके कुछ पूछा हुआ था। ठीक है, फिर आपका राइट टू क्लीन एनवायरमेंट भी आपका एक राइट बनाया गया है, राइट टू क्लीन एयर भी आपका एक राइट बनाया गया है, राइट टू एजुकेशन, मतलब बहुत सारे इसमें जो है समय समय पे राइट्स इंक्लूड किए। नाउ दिस इज द टाइम जब मेनका गांधी केस बहुत ही ज्यादा पॉपुलर लाइमलाइट में आ रहा है, और इस पूरे के पूरे केस को एक मतलब आप ये देखिए एक पिक्चर देने का काम करेगी ये पूरी की पूरी जजमेंट। नाउ वी आर बैक अगेन हियर, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और अब क्योंकि आपने सारी बेसिक चीजें समझ ली हैं, अब आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जरा बैकग्राउंड देखते हैं, कुछ तथ्य देखते हैं। देखिए, मेनका गांधी बनाम भारत संघ जो है, भारत के संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इतिहास में, हिस्ट्री में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक जजमेंट माना जाता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि ये आपका जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या किया, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जिसको आप क्या कहते हैं, जिसको आप कहते हैं पर्सनल लिबर्टी, इसकी सीमा यानी कि इसका लिमिटेशन बहुत व्यापक रूप से परिभाषित किया। काफी ज्यादा एफिशिएंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेन किया कि पर्सनल लिबर्टी यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती क्या है। ठीक है, अब आप देखेंगे बहुत मूल अधिकार हैं आपके, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको मनुष्य की गरिमा से जोड़ करके यानी कि डिग्निटी ऑफ ह्यूमन से जोड़ करके रखा, एक जीवित और मानवीय समय, मतलब क्या कहा जाता है ना, फंडामेंटल राइट्स आर मेड लाइवली, दे आर मेड लाइवली बाय आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 हैज अ वेरी कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ लाइव कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो है आपके मानवीय स्वरूप को बढ़ावा देता है। आप देखेंगे मेनका गांधी को पासपोर्ट मिलता है, पासपोर्ट एक्ट 1967 के तहत कब मिल रहा है, ये जून 1976 में मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर का 1977 में एक लेटर आ जाता है इनके पास कि भैया आपका पासपोर्ट जो है सेक्शन 10 क्लॉज 3 सब क्लॉज सी के अनुसार हम जब्त कर रहे हैं। कोई रीजंस यहाँ पे उन्हें नहीं बताए जाते हैं, तो उन्होंने एक पिटिशन फाइल किया आर्टिकल 32 यानी कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का इस्तेमाल करके। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज क्या है कि भैया आप जो है अपने अधिकारों के हनन होने पे, मौलिक अधिकारों के हनन होने पर आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। यहाँ पे आर्टिकल ये क्लेम किया इन्होंने कि मेरा आर्टिकल 14 यानी राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 19 यानी राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और आर्टिकल 21 यानी कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, मेरा इन अधिकारों से इन अधिकारों का बेसिकली हनन हुआ है। समझ में आ रहा है ना? तो ये पासपोर्ट विधि के अनुसार इनको जो पासपोर्ट मिला उसको जब्त किया गया, कोई कारण नहीं बताया। एंड नाउ शी हैज मूव्ड टू कोर्ट। यहाँ पे कुछ मुख्य संवैधानिक प्रश्न उठे, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस आपके जो हैं लाइमलाइट में आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों ये है अनुच्छेद 21 यानी आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, उसमें जो पर्सनल लिबर्टी यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात की गई है, इसकी सीमा कितनी है, व्हाट इज द लिमिटेशन। यहाँ पे जो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया है आप देख रहे हैं, यानी कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ की बात कर रहे हैं। ठीक है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ की बात कर रहे हैं, इसका वास्तविक अर्थ यानी रियलिस्टिक इसका मीनिंग क्या है। और आपका आर्टिकल 14 और 19 और 21 क्या अलग अलग है, क्या ये सेपरेट हैं या इन्हें एक साथ पढ़ना चाहिए, एक दूसरे पर निर्भर यानी डिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, रिलेटिव टू ईच अदर पढ़ना चाहिए। क्या प्रत्येक नागरिक को सुनवाई का अधिकार मिलना चाहिए या नहीं, यानी कि स्कोप ऑफ पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21 केम इनटू कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन। माय डियर स्टूडेंट्स, मीनिंग ऑफ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ आल्सो वाज whether article 14, 19 and 23 operate independently or they should be studied relatively together, whether the principles of natural justice must apply while restricting liberty। ये सारे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज थे जो कोर्ट के सामने आए और कोर्ट ने इसकी समीक्षा करना शुरू किया। आपको बता दूं कि इस जजमेंट में आप देख रहे हैं 7 न्यायाधीशों का एक 7 जजेस का एक बेंच बैठता है, और 25 जनवरी सन 1978 में न्यायालय ने अपना निर्णय दिया।
कहा कि कोई भी कानून तभी सही है जब उसकी प्रक्रिया न्यायपूर्ण, उचित और गैर मनमानी हो। यानी कि अब देखिए, पासपोर्ट एक्ट जो था ना आपका, पासपोर्ट एक्ट 1967 क्या कहता है? पासपोर्ट एक्ट 1967 के जब आप सेक्शन 10 में जाते हैं, क्लॉज 3 में सब क्लॉज सी में जाते हैं, ये कहता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन इम्पाउंड एनी पासपोर्ट, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी के भी पासपोर्ट को जब्त कर सकती है, ऐसा कहा हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई रीजंस लिस्ट नहीं किए गए हैं कि आपको बेसिकली रीजंस जो है बहुत ही ज्यादा आपको देना ही देना है, या क्या क्या रीजंस होने चाहिए। देन पासपोर्ट एक्ट 1967 में रीजंस यहाँ स्टैब्लिश नहीं किए गए। तो चलिए मान लेते हैं, दो तीन बातें इसमें लिखी गई हैं कि जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट के विरुद्ध अगर कोई काम कर रहा है, ये जो कुछ भी है, ये सेक्शन 10 क्लॉज 5 में जरूर कुछ चीजें लिखी गई हैं। लेकिन अब आप देखिए, ये भी जो भी चीजें लिखी गई है ना, वो प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए लिखी गई है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं शिप्रा हूं और मैं कोई भाषण दे रही हूँ, मेरे भाषण देने के साथ साथ अगर दंगे आपको दिखाई दे रहे हैं, तब आप इस बेसिकली सिचुएशन में आप आ सकते हैं मेरे पास कोई भी कानून लेके। लेकिन मैं कोई भाषण कल देने वाली हूं, वहां दंगे हो सकते हैं, तो ये एक शंका है, ये एक अप्रीहेंशन है, ये आपने एक धारणा बनाई है, ये एक प्री कंसीव्ड नोशन है। इस नोशन के, इस धारणा के बेसिस पे, इसके आधार पे आप मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? आप सिक्योरिटी बढ़ाइए, आप जो करना है कि अगर प्रेजेंट सिचुएशन है तो आप मुझे अरेस्ट करने के लिए आ जाओ। लेकिन अगर प्रेजेंट सिचुएशन नहीं है, फ्यूचर में कुछ होने वाला है, इस चीज की आशंका है, तो आप यहाँ पे मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते। अभी यहाँ पे क्या है ना कि यही निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि ऐसे जो कानून है ना, ये जो कानून मैंने आपको बताया सेक्शन 3C, सेक्शन 10(5) है ना, ये मैंने आपको जो बताया है, ऐसे जो भी कानून है, जो भी, क्योंकि इस यही तो है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, लेकिन प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ जो जितने भी है ना, उनको फेयर होना चाहिए, न्यायपूर्ण, उचित यानी सही होना चाहिए, और गैर मनमानी होनी चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। आपके जो फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार हैं, उनको, जो कि आपके आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 21 है, मान लीजिए कि ये एक अकेला लॉ आपके आर्टिकल 21 का हनन कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आपका आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 कुछ नहीं कर सकते। अगर आर्टिकल 21 का हनन करेगा तो 19 और 14 का भी हनन करेगा, 14 का हनन करेगा तो 21 और 19 का भी हनन करेगा, 19 का उल्लंघन करेगा तो 14 और 21 का ऑटोमेटिकली उल्लंघन करेगा। यानी कि ये वो वक्त था जब आपके सुप्रीम कोर्ट ने एक न्याय दिया, कि एक निर्णय दिया कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 को एक साथ पढ़ा जाएगा, कभी इन्हें विभिन्न नहीं माना जाएगा। ठीक है, विदेश यात्रा यानी राइट टू ट्रैवल अब्रॉड करने का जो अधिकार है, आप देख रहे हैं, एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी पर्सनल लिबर्टी है, आर्टिकल 21 के अंतर्गत इसको जोड़ा गया। आप देख रहे हैं जो पुराना निर्णय, एक बार की बात है, 1950 में ए गोपालन मामला सामने आया था, उस पे सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि बहुत सारे अपने विरोधाभासी जजमेंट्स दे दिए थे, उन जजमेंट्स को यहाँ पे उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने गलत बताया। A bench of 7 judges on the very date of 25th January 1978, मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में बताती हूँ ताकि आपका वेरी जो एसेंस है आंसर राइटिंग का, वो बिल्कुल भी बढ़िया रहे। आपको यहाँ से वर्ड पावर ले जाना है। आप पॉलिटी में ना किसी भी तरीके से सिंपल वर्ड्स जो है आप लिखना अफोर्ड नहीं कर सकते। आपको ये जो साइंटिफिक वर्ड्स है, ये जो पॉलिटिकल वर्ड्स है, ये आपको लिखने होंगे। तो आप यहीं से वर्ड्स ले जा सके, इसलिए मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में बता रही हूँ कि आप देखेंगे लैंडमार्क एक्सपेंशन ऑफ पर्सनल लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी को इतना एक्सपैंड किया गया, कहा गया कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है ना, कोई भी प्रोसीजर जो लॉ को एस्टैब्लिश कर रहा है, आप प्रोसीजर जो कि लॉ के द्वारा एस्टैब्लिश हो रहा है, वो जस्ट होना चाहिए, फेयर होना चाहिए और रीजनेबल होना चाहिए। कह रहा है कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 को गोल्डन ट्रायंगल इसने बोला। और ये देखिए, ये बहुत बड़ी एक फिलॉसफी यहाँ पे निकल करके आई है। आपसे पूछ लेता है कभी कभी सवाल कि गोल्डन ट्रायंगल की फिलॉसफी किस केस में निकल करके आई थी। इट मस्ट बी रेड टुगेदर। एनी लॉ जो कि आपकी लिबर्टी को यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित कर रहे हैं, वो सबसे पहली बात आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 या आर्टिकल 21 का हनन नहीं करने वाले होने चाहिए, तब बेसिकली वो आपकी लिबर्टी का को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नो नो चांस।
ठीक है। राइट टू ट्रैवल अब्रॉड को पर्सनल लिबर्टी का एक पार्ट बोला गया। और यहाँ पे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ऐसे जैसे मतलब अमेरिकन फॉर्म ऑफ आप देख रहे हैं पर्सनल लिबर्टी को एस्टैब्लिश करने की कोशिश की गई। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे कुछ सिद्धांत आपके ले आए गए जैसे कि गोल्डन ट्रायंगल डॉक्ट्रिन, आज भी आप इसका यूज करते हैं, आप मेंस आंसर राइटिंग में बखूबी यूज कर सकते हैं कि भैया आर्टिकल 14, 19 और 21 आपस में निर्भर करते हैं एक दूसरे पे, ये अलग अलग नहीं है। फिर फेयर प्रोसीजर डॉक्ट्रिन यानी कि स्टेट जो है कोई भी लॉ बना रही है वो लॉ जस्ट फेयर और रीजनेबल होना चाहिए, तानाशाही मनमानी उसमें नहीं होनी चाहिए। और तीसरा सिद्धांत यानी कि पर्सनल लिबर्टी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक विस्तृत अर्थ, यानी कि आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता में बहुत सारी अन्य चीजें इन्वॉल्व होती हैं। आप देख रहे हैं सुनहरा त्रिकोण सिद्धांत आया, न्यायपूर्ण विधि सिद्धांत आया और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विस्तृत अर्थ आया। केवल शारीरिक आजादी नहीं बल्कि सम्मान, गरिमा, निजता और आपकी चुनाव की स्वतंत्रता भी इसमें शामिल की गई। समझ में आ रहा है ना? अब इसका सिग्निफिकेंस यानी कि व्हाई डू यू स्टडी दिस, आप इसको क्यों पढ़ रहे हैं? ठीक है। आप देखेंगे कि राज्य की जो मनमानी उस समय चल रही थी ना उस पर नियंत्रण किया गया। इस पे नियंत्रण यानी कि इस पे कंट्रोल, it strengthened the judicial review against arbitrary state actions. It became the bedrock for future Article 21. आज के डेट में आर्टिकल 21 में राइट टू प्राइवेसी, राइट टू क्लीन एनवायरमेंट, राइट टू एजुकेशन, राइट टू लीगल एड, राइट टू डिग्निटी, ये सब इन्वॉल्व है। ठीक है। और आप देखेंगे ना कि गोपनीयता का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, विधिक सहायता का अधिकार, गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार, ये सब आज जो शामिल है ना इसकी नींव, भविष्य में जितने भी अधिकार शामिल किए गए इसकी नींव कहाँ से आई? इसकी नींव यही मेनका गांधी के केस से निकल करके आई। आपातकाल के बाद नागरिक स्वतंत्रता की फिर से सुरक्षा करने की कोशिश यहाँ पे की गई। इट शिफ्टेड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ टुवर्ड्स ह्यूमन राइट्स अप्रोच। और यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, 1978 में ये केस हुआ, 7 जजेस का एक बेंच बैठा। आपके साइटेशन का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, आर्टिकल 14, 19 और 21 इसमें इन्वॉल्व है। ये मैंने आपको डिटेल में कवर कराया है, डिटेल कवरेज कराई है इसकी। सेक्शन 10(3)(c) पासपोर्ट एक्ट, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आपका जानना, लेकिन ठीक है जान गए आप इस केस के बैकग्राउंड में, तो ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है। it is considered one of the greatest constitutional judgment, मतलब एक बहुत बड़ा संवैधानिक निर्णय माना जाता है भारत के इतिहास में। और अगर आपको ये पूरी की पूरी केस की समझ हो गई है, अच्छे से समझ में आ गया है, तो चलेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ और कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज के साथ में। स्टार्टिंग के सारे जो आपके एमसीक्यूज हैं हम साथ में मिलकर के सॉल्व करेंगे और लास्ट का जो एमसीक्यू है उसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएंगे। आपके मेंस ओरिएंटेड प्रिपरेशन के लिए इतने सारे नोट्स मैंने आपको इससे रिलेटेड दिए हैं। ये केस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों, क्योंकि आप ऑलरेडी जानते हैं इंडियन पॉलिटी में आपको बहुत बार ऐसी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी जहाँ पे इन केसेस को साइट किया जाएगा, इन केसेस के बारे में मेंशन किया जाएगा। अगर आपको यही नहीं पता है कि ये केस हुआ क्यों, हुआ कब, तो बेसिकली आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा नहीं हो पाती है। अब जैसे कल आपने पढ़ा था एडीएम जबलपुर वाला केस, तो कहाँ से वो एडीएम जबलपुर वाला केस आ रहा है मैम? उस केस में हेबियस कॉर्पस रिट का इतना बड़ा एक पूरा सीन बना दिया। आप बस पॉलिटी में उस केस का नाम देखेंगे, अगर आपने उस केस को डिटेल में पढ़ा तब आपको पता होगा अच्छा इमरजेंसी थी तो क्या हुआ था, कि बात इस नौबत पे आई कैसे कि एक एडीएम को पिटीशन फाइल करना पड़ गया सुप्रीम कोर्ट के सामने। समझ में आ रहा है ना? तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन केसेस। ये जो 30 केसेस हम करने वाले हैं ना, इन केसेस को अगर आपने कर लिया यहाँ पे, तो ना सिर्फ आपका एक पॉलिटी का सेक्शन कंप्लीट होता है, बल्कि फिर जब आप पॉलिटी पढ़ेंगे ना तो आपको पॉलिटी पढ़ने में मजा आएगी, आपको चीजें समझ आएंगी। ठीक है। अब देख रहे हैं मेनका गांधी केस इंट्रोड्यूस्ड विच डॉक्ट्रिन। आपसे सवाल पूछ रहा है मेनका गांधी मामले का मुख्य विषय क्या था? संपत्ति, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, कर में सुधार या धर्म परिवर्तन? Was it the basic structure? Was it a golden triangle? Was it the separation of power? या was it the harmonious construct? तो आप जानते हैं इसमें मेनका गांधी के इस पूरे जजमेंट में गोल्डन ट्रायंगल बहुत ही बड़ा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता एक बहुत ही बड़ा चैलेंज बन करके सामने आई थी, और यही बेसिकली समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21 मस्ट बी रेड इंडिपेंडेंटली, सेपरेटली,
टुगेदर एंड इंटरलिंक्ड या नॉट एप्लीकेबल टू सिटीजन, यानी कि सुनहरा त्रिकोण किन अनुच्छेदों से बनता है। चलिए ये तो थोड़ा सा क्वेश्चन ही अलग है। अनुच्छेद 14, 19 और 21 से बनता है। यहाँ पे आपका सवाल ये है कि आर्टिकल 14, 19 और 21 को अकेले स्वतंत्र रूप से पढ़ना चाहिए, अलग अलग पढ़ना चाहिए, या एक साथ इन दोनों इन तीनों आर्टिकल्स को एक दूसरे पे निर्भर करके रिलेटिव करके पढ़ना चाहिए। तो बिल्कुल रिलेटिव करके पढ़ना चाहिए मैम। समझ में आ रहा है। चलते हैं आज के लास्ट प्रीलिम्स क्वेश्चन की तरफ। इन मेनका गांधी केस द कोर्ट हेल्ड प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ मस्ट बी। आपसे पूछ रहा है कि मेनका गांधी केस में जो कोर्ट ने प्रोसीजर के बारे में बताया कि किसी भी कानून का जो प्रोसीजर है आपका वो कैसा होना चाहिए। कोई भी, क्या वो कोई भी लॉ हो जो लेजिस्लेचर के द्वारा पास किया हो, कोई भी लॉ आकर के आपकी पर्सनल लिबर्टी को हार्म कर सकता है क्या, या फिर वो लॉ जस्ट यानी न्यायिक पूर्ण या फेयर या रीजनेबल, यानी कि आपका उस पे जो है मनमानी नहीं होनी चाहिए, तो ये न्यायपूर्ण होना चाहिए लॉ, या फिर ये जो लॉ है बनाया जा रहा है जो वो मनमानी तानाशाही वाला लॉ होना चाहिए, या फिर ये गवर्नमेंट के अधीन बेसिकली कोई कानून होना चाहिए। तो आप जानते हैं इसका आंसर क्या है। आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर विद अस। ये कुछ नोट्स हैं जो हमने काफी इनके बारे में बैकग्राउंड में चर्चा की है। 3 लीगल इश्यूज जो आपके जो क्वेश्चंस खड़े हो गए इनके बारे में जाना है, और आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 1A और आर्टिकल 21 के बारे में डिटेल में चर्चा। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। रिगार्ड्स रेस आईएएस एंड दिस इंटायर सीरीज, ये जो लैंडमार्क जजमेंट की आपकी सीरीज चल रही है, इस सीरीज में अगले केस के साथ दोबारा हम मिलेंगे। आप जानते हैं शाम में, क्योंकि वन केस आई एम डिलीवरिंग वन केस एट 11:30 AM इन द मॉर्निंग। दूसरा केस, क्योंकि हमें 30 केस यहाँ पे कंप्लीट करने हैं, तो दूसरा केस आपको शाम में 7:30 PM पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आई एम वेरी अवेयर ऑफ द फैक्ट अभी तक 7:30 PM का एक भी केस अभी गया नहीं है। आज से आपका 7:30 PM का भी एक केस आपको दिख जाएगा। तो मेक श्योर दैट यू आर प्रेजेंट ऑन दिस वेरी यूट्यूब चैनल रेस आईएएस के यूट्यूब पे आप 11:30 में मौजूद रहे, और शाम के 7:30 बजे का टाइमिंग मैंने रखा है, क्योंकि ठीक है सबका एक लाइट मूड होता है। आप बाहर से आपका जो है रिफ्रेश करके अपना मूड आइए क्रिएटिव करके, और कुछ नहीं देना है आपको। हार्डली हमारे सारे केसेस जो होते हैं 36 मिनट्स के होते हैं, और आपको ये बेसिकली आधा घंटा निकालना है। आधे घंटे में आपको बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स और बहुत ही बेहतरीन प्रीफेसेस मिल रहे हैं यहाँ पे पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से। So thank you very much. We have completed another case, Menka Gandhi versus Union of India. This is Shipra and I'll take a leave. We'll meet again 7:30 PM today with another case. Thank you and Jai Hind.